बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनएमआर के अंदर उन तमाम फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो अगर हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो इन फैक्टर्स की तरफ जाने से पहले हमारे माइंड में इनके जो रीजन्स होते हैं मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स के, उनकी एक शॉर्ट समरी हमारे माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए उसको हम देखते हैं। तो याद रखें कि हमारे पास ये तीन बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें पहले नंबर पे याद होने चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये 1 to 4 ppm पे एब्जॉर्ब करते हैं, इस रेंज में ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ऑलिफिनिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन रेंज 5 to 6.5 ppm हो सकती है। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स की 7 to 8.5 ppm वैल्यूज हो सकती हैं। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनकी कुछ हमारे पास एक समरी है, कुछ इस तरह से है कि पहले नंबर पे आपके पास ये सैचुरेटेड मिथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइलिन ग्रुप हो सकता है, या सिंपल CH हो सकता है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज है ये 0 to 2 ppm हो सकती है। इसी तरह अगर इस CH2 को अगर आप अटैच कर देते हैं किसी एरोमेटिक सिस्टम के साथ, सल्फर के साथ ये अटैच हो सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है। यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो CH2 के ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं, ये वाला है, यही वाला CH2 ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। कार्बोनिल के साथ भी हो सकता है और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ भी हो सकता है। तो इसकी रेंज जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज 2 to 3 ppm। ये इस रेंज में ये इस फंक्शनैलिटी के प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरे नंबर पे मूव करें तो तीसरे नंबर पे ये CH2 X के साथ हो सकता है, या डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ ये CH2 कनेक्टेड हो सकता है। तो फिर इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज है ये 3 to 4.5 ppm की रेंज में हो सकती है। इसी तरह नंबर 4 पे अगर आप ऐसे प्रोटॉन को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं जो डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले प्रोटॉन को आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसकी रेंज आपको 4.5 to 6.5 ppm के बीच में मिल सकती है। नेक्स्ट, अगर यही वाला प्रोटॉन एक एरोमेटिक सिस्टम के साथ लगा हुआ है तो यही रेंज आपके पास और वाइड हो सकती है, 6.5 to, या आप ये कह लें कि ये तकरीबन 7 to 8.5 हो सकती है। छठे नंबर पे हमारे पास अल्डिहाइडिक प्रोटॉन की रेंज है
ये 9 to 10 ppm में आ सकता है। और इसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, इन प्रोटॉन्स को आप देख रहे हैं। इसकी रेंज 10 to 12 ppm हो सकती है। और लास्ट हमारे पास OH और NH है, जिनकी एक वाइड रेंज है जो कि 1 to 5 ppm तक हो सकती है। तो ये एक शॉर्ट समरी हमारे माइंड में होनी चाहिए, ताकि हम फ़ौरन से देखते ही आइडिया लगा लें। जैसे अरोमेटिक सिस्टम होगा तो अगर इस रेंज के दरमियान पीक्स आ रही हैं तो आप फ़ौरन से देख के स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई बेंजीन रिंग हो सकता है। ठीक है, या कोई अरोमेटिक सिस्टम हो सकता है। तो ये एक शॉर्ट समरी हमारे माइंड में होगी तो फिर हम इसको आगे इजीली डिस्कस कर पाएंगे। तो ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हैं, ये रेंज वैल्यूज़ हैं। इनके अंदर स्लाइट डेविएशंस आ सकती हैं, स्लाइट चेंजेस आ सकती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अटैच्ड और द नेबरिंग एटम और द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम्स, ये आपके पास वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं इन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ के ऊपर। तो वो फैक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइब्रिडाइजेशन है, स्टेरिक इफेक्ट है, टेम्परेचर है, सॉल्वेंट एनाइसोट्रॉपी या इसको मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। आल्दो कि हम इनको यहाँ पे इस लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये पहले जो 7 फैक्टर्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो इनको अब हम जब 1 by 1 देखते हैं कि ये किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लिखना चाहूँगा कि हमारे पास ये देखें, सबसे पहले हमारे पास फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, चूंकि आपके पास पीपीएम का जो स्केल है ये डेल्टा स्केल होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो किसी भी प्रोटॉन के साथ अटैच्ड होगा उसके और डेल्टा स्केल की वैल्यूज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी किसी भी एलिमेंट की। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, तो अगर मैंने यहाँ पे आयोडाइड लगा दिया तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू है ये 2.10 ppm होती है। अगर ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इस मिथाइल के प्रोटॉन्स की जो एब्जॉर्प्शन मिलेगी ये आपको 2.65 ppm पे मिलेगी। इसी तरह से अगर आपने ये क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन के लिए आपको 3.1 ppm पे मिलेगी। इसी तरह हमारे पास ये 4.26 पे आ जाएगी अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन लगा देंगे 4.26 ppm। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का पैटर्न यहाँ पे ऐसे है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन प्रोटॉन्स के साथ जब ये नेबरिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड है तो डेल्टा वैल्यू ज़्यादा है, पीपीएम के अंदर वैल्यू आपके पास ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेता है, उनको स्नैच कर लेता है। स्नैचिंग के नतीजे में जो मिथाइल के ऊपर प्रोटॉन्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से उनकी डी शील्डिंग हो जाती है। और डी शील्डिंग होने की वजह से डाउन फील्ड सिग्नल आपके पास शिफ्ट हो जाता है। तो आप कहते हैं, इसी वजह से आप कहते हैं कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं, ये डेल्टा वैल्यूज आपके पास उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। याद रखें, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp3 होती है, sp2 होती है और sp होती है। अब यहाँ पे s कैरेक्टर के हिसाब से मैंने इसको लिखा हुआ है कि s कैरेक्टर आपके पास लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 25% होता है, इस केस में 33% होता है और इस केस में 50% होता है। तो s कैरेक्टर का डेल्टा वैल्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन आम तौर पे देखने को मिलता है दो केसेस के अंदर। कौन कौन से केसेस हैं उसमें? एक नंबर 1 पे अल्केन्स है। अल्केन्स की आपको एब्जॉर्प्शन 0.8 से लेके 1.7 ppm के दरमियान मिलेगी। जबकि अगर आप अल्कीन्स को कंसिडर कर लें तो अल्कीन्स के केस में ये 4.6 टू 5.7 ppm तक रेंज ये चली जाएगी। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप अल्काइंस को देखें तो अल्काइंस इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। ये एस कैरेक्टर का जो पैटर्न है, अल्काइंस उसको वायलेट कर जाती है, उससे डेविएट कर जाती है। और अल्काइंस की रेंज आपको जो देखने को मिलती है 2 to 3 ppm होती है। मतलब दीज आर स्लाइटली अपफील्ड। ये अपफील्ड होते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन्स। जबकि ये दोनों के दोनों केसेस इस एस कैरेक्टर के पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखें, जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है डेल्टा वैल्यू बढ़ रही है। कि देखें यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर होता है और यहाँ पे 33% होता है। तो जैसे ही एस कैरेक्टर बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कि ये रेंज भी डेल्टा की बढ़ रही है। अल्काइंस के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होती है, जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो डिफरेंट होती है। या इस मैग्नेटिक इंडक्शन को दूसरे अल्फाज में एक और नाम से भी याद आप कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स अल्काइंस के होते हैं उनके अंदर रीओरिएंटेशन हो जाती है। वो रीओरिएंटेशन वजह बनती है अल्काइंस के प्रोटॉन्स की शील्डिंग का। शील्डिंग के नतीजे में उनका सिग्नल आपको अपफील्ड मिल रहा होता है एज कंपेयर टू अल्कीन्स। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस अल्कीन के और अल्काइन के मॉलिक्यूल को यहाँ पे शो कराना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से कराऊंगा। तो देखिए, अगर ये मेरे पास अल्कीन का मॉलिक्यूल है, आपने इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई किया हुआ है तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस पैदा होंगी उनका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से शील्डेड होगा और जिस रीजन में इसके प्रोटॉन्स हैं वहाँ से ये डी शील्ड हो रहा होगा। यही वजह है कि आपको इस केस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 4.6 टू 5.7 ppm की रेंज में इनकी रेजोनेंस अचीव होती है। जबकि ऐसा केस आपको अल्काइंस के अंदर देखने को नहीं मिलता। अगर जैसे आप सिंपल ये एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल को ले लें तो ये मॉलिक्यूल इसका इस तरह से ओरिएंट हो जाता है।
मतलब इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो पैटर्न होता है डीलोकलाइजेशन का कुछ इस तरह से होता है कि ये जो इसने जो अब सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है, ये इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कुलेट कर रहे होंगे तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से पैदा होगा। ठीक है, ये देखें कि जिस रीजन के अंदर प्रोटॉन्स हैं वहां से शील्डिंग हो रही है, तो प्रोटॉन्स शील्डेड रीजन के अंदर आ जाते हैं, जबकि इस एरिया में डी शील्डिंग होती है। ठीक है, ये आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जिसको आप बी नॉट से भी जाहिर कर सकते हैं, एच नॉट से भी जाहिर कर सकते हैं। तो चूंकि ये प्रोटॉन्स अब चूंकि डी शील्डेड रीजन के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो जिस वजह से ये इसके कंपैरिजन में अप फील्ड शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये देख रहे हैं आपके पास ये अप फील्ड रीजन होता है। आप जैसे ही स्पेक्ट्रम देखते हैं, अगर ये आपके पास TMS हो तो ये अप फील्ड रीजन होता है और ये डाउन फील्ड रीजन होता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हम यहाँ पे इसका बिहेवियर, इस अल्काइन का बिहेवियर हमें मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट के अंदर भी हेल्प करेगा उसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे इफेक्ट की तरफ आते हैं, विच इज द स्टीरिक इफेक्ट। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो देखिए जी, हमारे पास स्टीरिक इफेक्ट के अंदर मैं अगर मिसाल ले लेता हूँ, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन की चेयर कॉन्फॉर्मेशन है और ये एक मेरे पास मॉलिक्यूल है। इसमें जो अंडर ऑब्जर्वेशन मेरा प्रोटॉन है वो ये वाला है और इस प्रोटॉन की जो एब्जॉर्प्शन है ये 3.45 ppm पे होती है। इसी की एनालॉजी में मैं अगर एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, देखिए इसी प्रोटॉन को मैं यहीं पे रहने देता हूँ और यहाँ पे फिर मैं मिथाइल ले आया। अब यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस को आप कंपेयर करें। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, दोबारा आपका अंडर ऑब्जर्वेशन यही वाला है, तो ये 3.65 ppm पे एब्जॉर्ब करेगा। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू के अंदर डेल्टा स्केल के अंदर इंक्रीज आ रही है, तो इसका मतलब इस प्रोटॉन की डी शील्डिंग हो रही है। तो ये डी शील्डिंग का फिनोमेना उसके नियर बाय जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे या फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उनके दरमियान जब स्टीरिक रिपल्शंस आ जाती है कि इसके अंदर कुछ इस तरह से होता है कि मॉलिक्यूलर फीचर्स के अंदर किसी भी प्रोटॉन को मजबूरन रिपल्शंस फेस करना पड़ती हैं। अब ये वाला प्रोटॉन इस मिथाइल के प्रोटॉन से, चूंकि अगर आप इसको ऐसे खोल के देखें तो ये मजबूर हो जाता है इन रिपल्शंस को फेस करने में, जिस रिपल्शंस की वजह से इस आपके अंडर ऑब्जर्वेशन प्रोटॉन की डी शील्डिंग हो जाती है और आप इसकी वैल्यू को इस तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी की मैं मिसाल एक और मॉलिक्यूल से भी दूंगा। ये सिंपल, अगर आपके पास नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल है, ये देखें ये वाला प्रोटॉन इसका अंडर ऑब्जर्वेशन है और इसके नेबरिंग थ्रू स्टीरिक जो ऑपरेट कर रहा है वो ये वाला प्रोटॉन है। ये दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन और इसकी आपको जो ppm वैल्यू मिलती है देखने को ये 7.73 है ppm, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप एक और मॉलिक्यूल ले लें इसका, ठीक है, और यहाँ फिर आपने ये चीज़ लगा दी
टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, तो आपको पता है यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे स्पेस के अंदर ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन जिसको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, जिस वजह से इसकी वैल्यू अब आप 8.53 ppm पे ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये फिनोमेना थ्रू स्पेस ऑपरेट होते हुए आपके जो टारगेट प्रोटॉन्स होते हैं उनको डी शील्ड करवाते हुए डाउन फील्ड पे एब्जॉर्ब करवा रहा होता है। तो इस तरह से आपको ये डाउन फील्ड शिफ्ट इस स्टेरिक इफेक्ट के अंदर देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो चौथे नंबर पे इफेक्ट आता है दैट इज द टेम्परेचर। याद रखिए कि टेम्परेचर का डेल्टा स्केल की वैल्यू के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अब उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये आम तौर पे ये टेम्परेचर का इफेक्ट उन कंपाउंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे हीट्रो एटम्स होंगे। हीट्रो एटम्स में नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ये वाले ग्रुप्स जब हाइड्रोजन्स के साथ कनेक्टेड होंगे वहाँ पे आपको ये टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब ये प्रोटॉन्स कार्बन के साथ कनेक्टेड होंगे वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस केस के अंदर आपको किसी किस्म की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र नहीं आती। जबकि ये जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होगा या इसके साथ होगा तो फिर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। आप अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप ऑब्जर्व करना चाहें तो देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, कि अगर अंडर ऑब्जर्वेशन आपका ये प्रोटॉन है तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर रहा होगा, जिसकी बुनियाद पे इसकी डी शील्डिंग हो जाती है, ये डाउन फील्ड पे चला जाता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो इसका मतलब ये अंडर ऑब्जर्वेशन आपका प्रोटॉन डी शील्डिंग से बच जाता है। इस ऑक्सीजन की वजह से इस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसकी वजह से इसकी जो डी शील्डिंग हो रही थी उससे बच गया। तो इसका मतलब अब ये स्लाइटली अप फील्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यही वजह है कि आप कहते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमूव हो जाती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और आपका ये जो प्रोटॉन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व था ये स्लाइटली अप फील्ड शिफ्ट कर जाता है। अप फील्ड शिफ्ट करने का मतलब यही होता है कि उन प्रोटॉन्स की अगर कोई भी प्रोटॉन अप फील्ड जा रहा है तो उनकी शील्डिंग हो रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह टेम्परेचर के बाद हम आगे सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। सॉल्वेंट के इफेक्ट को देखेंगे, इसको मैं रेज करना चाहूँगा। सॉल्वेंट इफेक्ट की तरफ अगर हम आए तो सॉल्वेंट का जो इफेक्ट होता है ये इतना ज़्यादा नहीं होता केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इन दो सॉल्वेंट्स को कंपेयर करें तो याद रखें कि ये आपके पास सॉल्वेंट्स हैं, ये ड्यूट्रेटेड एसीटोन है, ये अल्कोहल है ड्यूट्रेटेड, और ये DMSO है, ड्यूट्रेटेड है सारे के सारे। तो ये आपके पास ये पोलर रीजन की तरफ आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पोलर सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं तो आपको
जो शिफ्ट है वो ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो लिहाजा हम सॉल्वेंट्स के केस में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ेगी उसके अंदर केमिकल शिफ्ट आपके प्रोटॉन्स के अंदर ज़्यादा इंड्यूस करवाएगा। इसी के कंपैरिजन में अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं देखना चाहें तो आपको बेंजीन अगर आपने ड्यूट्रीटेड ले ली हो तो इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 ppm तक शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो लिहाजा यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो सॉल्वेंट इफेक्ट है ये इतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होता केमिकल शिफ्ट वैल्यूज के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट है, इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स के एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले आपके माइंड में एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी या एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड्स की उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के बारे में बात करें तो इनका डायरेक्शनल बिहेवियर होता है। जैसे आप छोटे लेवल पे पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर अगर आप डायरेक्शन चेंज करें तो डायरेक्शन चेंज करने की बुनियाद पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं कि एक डायरेक्शन में वो कंडक्टर होता है तो दूसरी में वो नॉन कंडक्टर होता है, तो वो उसका एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। जबकि उसके कंपैरिजन में ग्रेफाइट के कंपैरिजन में अगर आप किसी भी आयनिक सॉलिड को ले रहे होते थे तो आयनिक सॉलिड के अंदर एक आपका जो टारगेट एटम होता है उसके हर तरफ उसके सर्कल में उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हर तरफ एक तरह की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। यही वजह है कि आप आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को जब डिस्कस करते थे तो वहाँ पे आप कहते थे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ आइसोट्रॉपिक होती हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। जबकि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शनल बिहेवियर रखती हैं, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे एनएमआर के अंदर जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे तो इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है या दूसरे अल्फाज में आप प्रोटॉन्स का जब डायमैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट को देख रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो वही जो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बाइस बनती है एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट का। कि एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट में यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो शील्डेड रीजन्स होते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो डीशील्डेड होते हैं, मॉलिक्यूल एक ही होता है। तो इस तरह का जो बिहेवियर या पैटर्न किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको एट ए टाइम जो देखने को मिलता है इसको आप एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट के नाम से या आप मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट के नाम से याद कर रहे होते हैं, क्योंकि ये शील्डिंग और डीशील्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो इसको मैं जस्टिफाई कुछ एग्जांपल्स लेके करना चाहूँगा। जैसे मेरे पास मिसाल है, एक इथेन का मॉलिक्यूल है, ये देखें, दूसरा इथीन का मॉलिक्यूल है और तीसरा इथाइन का मॉलिक्यूल है। अब रूटीन में आप जो सीखते आ रहे हैं वो ये देखा आपने कि इसकी 9 ppm पे होती है और इसकी एब्जॉर्प्शन आपको आमतौर पे 5.3 ppm को देखने को मिलेगी और इसकी 1.8 ppm पे होगी। अब देखिए ये जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है ppm वैल्यू बढ़ रही है, ये डेविएट कर जाता है। इन्हीं दो मॉलिक्यूल्स को अभी हम कंपेयर करेंगे एनआइसोट्रॉपिक फिनोमेना के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर। कि देखिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ले लूं जो कि इथीन का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स जब सर्कुलेट करते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स,
तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन के नतीजे में ये वाला रीजन, इस रीजन के अंदर शील्डिंग हो जाती है और जो बाहर वाला रीजन होता है इसका, जहां पे प्रोटॉन्स पड़े होते हैं, वहां पे डी शील्डिंग हो जाती है। ये डी शील्डेड रीजन है। और यहाँ पे आपको शील्डिंग देखने को मिलती है। दूसरे अल्फाज में यहाँ पे शील्डिंग है और यहाँ पे डी शील्डिंग है। तो आप देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम मॉलिक्यूल एक ही है, डिपेंडिंग अपॉन द शील्डिंग एंड डी शील्डिंग डिफरेंट रीजन्स प्रोड्यूस होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पे शील्डिंग हो रही है, यहाँ पे डी शील्डिंग हो, तो चूंकि इसके इथीन के प्रोटॉन्स उस रीजन के अंदर फॉल करते हैं जहाँ पे डी शील्डिंग का फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। यही वजह है कि ये आपको डाउन फील्ड पे ज़्यादा डेल्टा स्केल वैल्यू पे आपको ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे अगर आप मॉलिक्यूल को लेते हैं जो कि आपके पास प्रोटॉन्स हैं, अल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स हैं, अल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स भी इसी फिनोमेना को फॉलो करते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक कोन्स पैदा हो जाती है कुछ इस तरह से। ये देखें, कि अगर आपके पास ये वाला एक्सेस है, ये यहाँ पे ये शील्डिंग रीजन है, तो ये कोन्स इस एक्सेस के 43 डिग्री पे प्रोड्यूस हो रही होती हैं दोनों तरफ। तो कह रहा है कि ये जो कोन के रीजन्स हैं, ये कोन के अंदर जो जो प्रोटॉन्स फॉल करते हैं, ये कोन का अंदर वाला एरिया डी शील्डेड रीजन है। यहाँ पे भी इसकी डी शील्डिंग होती है। तो यही वजह है कि कोन्स के अंदर वाला रीजन डी शील्डेड होने की वजह से आपको ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स 10 से 12 ppm पे मिल रहे थे, और जबकि ये कोन्स के जो बाहर वाला रीजन है ये शील्डेड रीजन है। तो एट द सेम टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोन के अंदर डी शील्डिंग हो रही है। अगर मैं डी शील्डिंग को नेगेटिव साइन से शो करा रहा हूँ और शील्डेड रीजन को पॉजिटिव साइन से शो करा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि कोन्स के बाहर शील्डेड रीजन है और कोन्स के अंदर डी शील्डेड रीजन है। यही दर हकीकत मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट है कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द सर्कुलेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स के ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है। तो यही वजह है कि आपको इस केस के अंदर जो आपका ये प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन, ये तकरीबन 9.2 ppm पे वैल्यू दे रहा होता है। इसकी रेजोनेंस 9.2 ppm पे आपको देखने को मिलती है। यही सर्कुलेशन का फिनोमेना आप अगर बेंजीन के अंदर ऑब्जर्व करें, तो बेंजीन के अंदर जो डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसको रिंग करंट के नाम से जाना जाता है। कि देखें, ये रीजन है, इसके ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से सर्कुलेट करते हैं। इस तरह की सर्कुलेशन से नतीजतन क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ये रिंग अंदर से शील्डेड हो जाता है और बाहर से डी शील्डेड होता है। ये देखिए, बाहर से डी शील्डेड है और ये वाला रीजन इसका शील्डेड रीजन होता है। तो यही वजह है कि आपको बेंजीन के जो प्रोटॉन्स होते हैं ये आमतौर पे आपको 7.2 ppm पे देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि आप फ़ौरन से 7 से लेके 8 के दरमियान अगर आपको प्रोटॉन्स के सिग्नल आते हैं तो आप फ़ौरन देखते ही कह देते हैं कि ये, तो ये बेंजीन के अंदर भी आपको ये मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है।
तो अगर इसी मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की जस्टिफिकेशन को मैं कुछ 18 एनुलिन के एग्जांपल लेके और ज़्यादा जस्टिफाई करना चाहूँ और ज़्यादा इस पे जोर देना चाहूँ कि किस तरह से डिफरेंट रीजन्स विद इन द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा ये बातें क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो देखिए जी, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट को देख रहे थे। तो ये हमारे पास एक एरोमेटिक सिस्टम है। इस एरोमेटिक सिस्टम को अगर आप देखें तो देखिए कि आपके पास ये 18 एनुलिन के अंदर ये अंदर इसके जो प्रोटॉन्स हैं, चूँकि रिंग के अंदर ज़्यादा शील्डिंग हो जाती है, तो शील्डिंग की वजह से ये इनर प्रोटॉन्स को मैंने ये सिग्मा इनर से लिखा है, तो ये -2.9 ppm पे देखें, ये TMS से भी ज़्यादा अप फील्ड पे जाके एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कि इनकी इतनी ज़्यादा शील्डिंग हो जाती है। जबकि जो बाहर वाले इसके पेरिफेरी के जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये इनके एब्जॉर्प्शन को आप सिग्मा आउटर से या डेल्टा आउटर से डिनोट करते हैं, और बाहर चूँकि आपको पता है कि बाहर डी शील्डिंग होती है, तो डी शील्डेड रीजन की वजह से ये आपको डाउन फील्ड पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये देखें डाउन फील्ड पे ये चले जाते हैं। इसी तरह ये दूसरा एक और मॉलिक्यूल है 18 एनुलिन का, जिसके अंदर आपने ये मिथाइल प्रोटॉन्स को देखना है कि ये मिथाइल प्रोटॉन्स इस रिंग के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। तो रिंग के अंदर फॉल करने की वजह से अंदर वाला रीजन इस रिंग का, इस एरोमेटिक सिस्टम का शील्डेड होता है, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा शील्डिंग इसकी होगी, और ये TMS से भी आप फील्ड चला जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू आपको -4.25 ppm पे देखने को मिल रही है, जबकि इसके जो सिग्मा आउटर होंगे बाहर पेरिफेरी पे आपको डी शील्डिंग देखने को मिल रही है। तो डी शील्डिंग की वजह से ये डाउन फील्ड पे सिग्नल इसका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास इसकी सिग्मा आउटर या डेल्टा आउटर 7.95 से 8.67 के दरमियान इनकी रेंज आ जाती है। इसी तरह एक हमारे पास लास्ट मॉलिक्यूल भी है, 10 पैरासाइक्लोफेन है। ये बेंजीन का सिस्टम है। आप देख रहे हैं कि ये बेंजीन का सिस्टम है। इस रीजन के अंदर शील्डिंग होती है। तो इस रिंग का ये वाला जो प्रोटॉन है, ये इस रीजन के अंदर फॉल कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि अगर ये फॉल कर रहा है तो इसकी शील्डिंग की वजह से ये 0.5 ppm पे, मतलब ये अप फील्ड, ये वाला प्रोटॉन, इस कार्बन का प्रोटॉन अप फील्ड आपको देखने को मिल रहा होता है, जबकि इसके कंपैरिजन में ये वाला प्रोटॉन आपको डाउन फील्ड देखने को मिल रहा है। वजह कि ये उस रीजन के अंदर है जहाँ पे डी शील्डिंग है, और ये इस रीजन के अंदर है जहाँ पे शील्डेड रीजन है। तो ये शील्डेड और डी शील्डेड रीजन जो आपको ये 10 पैरासाइक्लोफेन के अंदर देखने को मिलता है, आपको ये इनकी ppm वैल्यूज से, डेल्टा वैल्यूज से भी आइडिया हो रहा है कि किस तरह से ये शील्डिंग और डी शील्डिंग की बुनियाद पे ये चेंज हो जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जैसा कि मैं टेम्परेचर के अंदर भी बयान कर चुका था कि देखिए अगर 100% प्योर आपके पास एथेनॉल है तो वो एग्रीगेट्स की शक्ल में मौजूद होगी। जब एग्रीगेट्स की शक्ल में मौजूद है तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसके प्रोटॉन का सिग्नल एग्रीगेटेड एथेनॉल की शक्ल में आपको 5 ppm पे मिलेगा। जैसे ही आप उसको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पे उसके डायमर्स बन जाएंगे। डायमर्स का मतलब एक दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होंगे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो आप एग्रीगेट्स के कंपैरिजन में जो डाउन आपके पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा अल्कोहल का, वो स्लाइटली उसके अंदर शील्डिंग आ जाएगी, तो आपके पास तकरीबन उसका सिग्नल आपको 3 से 4 ppm पे स्लाइट अप फील्ड मिलेगा, एज़ कम्पेयर टू दैट कंडीशन वेयर यू आर गेटिंग द सिग्नल एट 5 ppm इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा शील्डिंग हो जाती है। इसी तरह अगर आप उसको वेपर फेज़ के अंदर ले आए, एक अकेले मॉलिक्यूल को पकड़ लें, उसी एथेनॉल को, जिसको आप एग्रीगेट्स की शक्ल में, फिर आप उसको डाइल्यूट फॉर्म में, और अब आप उसको वेपर फेज़ में ला के अगर एक अकेले मॉलिक्यूल की NMR लेते हैं, उसका NMR लेने पे आपको उस अकेले मॉलिक्यूल के प्रोटॉन्स जो होंगे उनकी आपको जो
केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो 0.5 ppm पे देखने को मिलेगी। अब 0.5 ppm का मतलब कि वही वाला प्रोटॉन, अल्कोहल के जो प्रोटॉन्स हैं वो अप फील्ड जा रहे हैं डाइल्यूट कंडीशन से भी। तो लिहाजा आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे रिमूव होती चली जाएगी, जो प्रोटॉन्स होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोटॉन्स वैसे वैसे अप फील्ड शिफ्ट होते चले जाएंगे। This was all about the factors affecting the chemical shift values in NMR spectroscopy. Thank you very much.